एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं कलकत्ता के रहने वाले प्रसिद्ध कवि, हिंदी चिंतक, नाटककार, नाटक समीक्षक, अदाकार और मॉडल और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े ऐसे व्यक्तित्व जो हमेशा कला की सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो उनकी पिछले दिनों एक किताब आई एहसास जिंदगी के। तो इस पुस्तक में ऐसे सरोकार हैं, सामाजिक सरोकार हैं, ऐसे मानव मूल्य हैं और इन्होंने माँ भारती, माँ सरस्वती की सेवा में ऐसा इतना सुंदर खजाना प्रस्तुत किया है कि कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्र में यह हमेशा चर्चा का विषय बने रही है। तो इनकी पुस्तक का साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में बहुत सम्मान हुआ है। लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में, कॉलेज खत्म करने के बाद अपने आरंभिक दिनों में इन्होंने मॉडलिंग भी की और फेमिना जैसी पत्रिकाओं में भी इनकी मॉडलिंग के विज्ञापन अक्सर छपते रहे हैं। तो ये आज फाजिल्का में अपने निजी दौरे पर यहाँ पहुंचे हैं, तो इनसे मुलाकात करने का अवसर मिला। तो इनसे हम आज बात करेंगे, इनकी यात्रा के बारे में, साहित्यिक यात्रा के बारे में जानेंगे। और लेकिन इनकी यात्रा के बारे में जानने से पहले, इनसे बात करने से पहले हम इनकी उपलब्धियों के बारे में एक उसकी झलक भी देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, इनसे बात करने से पहले ये देखिए इनकी उपलब्धियों की एक छोटी सी झलक। कृष्ण जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप कलकत्ता से यहाँ आए, तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। तो आपके बारे में हमने पढ़ा है, सुना है कि आप एक कवि भी हैं, लेखक भी हैं, मॉडल भी हैं। तो इसके अलावा आपने बहुत सी किताबों की, बहुत से नाटकों की जो देखते हैं आप, उनकी समीक्षा की है। हाँ जी। तो बेसिक में हम बात करें तो आप मूल में पूछा जाए एक क्या है आप? देखिए, मैं अपने बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये बताना चाहूँगा कि साहित्य और संगीत, जी हाँ जी हाँ, रब से दुआ है जीवन इसी में जाए बीत। क्या बात है, क्या मेरे जिंदगी का एक ये सार है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आप जो लिखते हैं क्या चीज़ पे लिखते हैं और आपको प्रेरणा किससे मिली। जी हाँ। तो मैंने अपनी ये पुस्तक जो मेरे एहसास जिंदगी के, जो कि अमेज़न पे उपलब्ध भी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। हाँ। उसमें मैंने 108 कविताओं की एक माला बनाई है। 108 कविताएं हैं। 108 कविताएं, जैसे माला के मन के 8 होते हैं, 108 होते हैं। जी हाँ। उसी प्रकार मैंने अपनी इस पुस्तक में 108 कविताओं का समावेश रखा है। जी हाँ। उसके अंदर में मैंने, आप सोचिए, बचपन, प्रेम, तपस्या, बुढ़ापा, प्रेयसी, उसके अंदर माँ, पत्नी, पानी, जल, पृथ्वी, मैंने हर एक सब्जेक्ट को जब से बचपन से मैंने होश संभाला है। हाँ। और जो चीज़ मुझे कुछ सोचने के ऊपर मजबूर करती है उसके ऊपर मैंने अपनी कलम चलाई। जी हाँ। तो कई लोग मुझे पहले पूछा करते हैं कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तो मैंने उस पर 2 लाइन लिखी थी। मैंने लिखी कि कबीर, गालिब, प्रेमचंद और गुलजार। हाँ। बचपन में कबीर को पढ़ते थे। जी हाँ। उसके बाद प्रेमचंद को पढ़ते थे। हाँ हाँ। फिर कुछ बड़े हुए तो आपके गालिब साहब की प्रेमों की और उनकी कई है ना गजल और शायरियाँ हैं। फिर जब फिल्मों के ऊपर कुछ आकर्षण हुआ तो गुलजार साहब के फिल्म के एक से एक उनके गए। तो मैंने लिखा कि मेरी लेखनी के हैं 4 आधार, कबीर, गालिब, प्रेमचंद। क्या बात है, क्या बात है। तो आपका जो प्रेरणा स्रोत है वो गालिब साहब हैं, प्रेमचंद जी हैं, गुलजार साहब हैं और चौथा नाम क्या बताया आपने?
मेरे लेखनी के हैं 4 आधार। हाँ। कबीर, कबीरदास जी नायक। कबीर, हाँ। प्रेमचंद, गालिब और गुलजार। हाँ, क्या बात है। वैसे तो सर जीवन में जिनको सुभद्रा कुमारी चौहान है, उन्होंने बचपन की कविता लिखी थी कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन के सबसे मस्त खुशी मेरी, क्या चिंता रहित खेलना खाना व फिरना स्वच्छंद, और कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। क्या तो जब बचपन में जब पढ़ते थे तो कुछ अट्रैक्शन हुआ करता था। वैसे तो मैं कॉमर्स का छात्र रहा हूँ, लेकिन मुझे साहित्य और संगीत के प्रति जन्म से ही एक अनुराग, मतलब मुझे ये अनुराग आपका कहाँ से आपको मिला, कहाँ से पैदा हुआ? भाई ये आप कह सकते हैं सर कि मैं जब भी बचपन से जब कबीर साहब को पढ़ना चालू किया, हाँ। तो मैं उनके दोहों को कुछ समझने में मुझे दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन जब मैं हमारे हिंदी के शिक्षक रहा करते थे, उनसे मतलब स्पष्ट है, उनके क्लासरूम में जब नहीं पढ़ा पाते तो उनके वेटिंग रूम में, जहाँ पे वो रेस्ट रूम में बैठा करते, तो मैं उनके पास लेके जाया करता। तो बोला कि तुमको तो समझा दिया। मैं कहा सर वो उतना नहीं, मुझे कुछ और ज़्यादा जानना है। तो मेरे को बोलते कि तुम कुछ अलग हो, साहित्य में तुम्हारी कुछ रुचि ज़्यादा है। तो तभी से सर एक रुचि चली। नहीं, जैसे कलकत्ता के आप रहने वाले हैं, कलकत्ता से आए हैं, तो कलकत्ता में जैसे बंगाली भाषा का बड़ा बोलबाला है। हाँ जी। तो वहाँ हिंदी का भविष्य क्या है? वहाँ सर हिंदी का भविष्य एकदम समानांतर है। वैसे देखिए कलकत्ता को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और आज हमारे, मैं तो वहीं पे जन्मा हूँ। जब मैं राजस्थान और पंजाब आता हूँ तो लोग मुझे बंगाली बोलते हैं कि बंगाली आया है, क्योंकि है ना मेरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है। तो मैं जब भी देखिए, हमारे वहाँ सबसे बड़ा एक त्यौहार होता है दुर्गा पूजा। जी हाँ जी। दुर्गा पूजा के अंदर में हमारे 7 दिन तक दिन और रात एक हो जाते हैं। और उस समय वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो पूजा है, वहाँ आरती है, जो ढाक बजते हैं, धुनुची डांस होते हैं, तो ये हमारे एक ना बचपन में हमारे एक जहन में बस गया है, ये कल्चर है। जी हाँ। और उसके बाद में जब कुछ बड़े हुए तो मैं ना जनसत्ता से जुड़ा हुआ था, तो मैं नाटकों की समीक्षा वगैरह, तो मैंने करीबन 100 से ज़्यादा नाटक बंगाली देखे हैं। फिर देख करके मैं उनकी हिंदी पेपरों में भी मैंने उनको अनुवाद करके उनकी समीक्षा लिखी थी। जी हाँ जी। तो उन कल्चर से मैं सर वाकिफ हो पाया था। तो कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जहाँ पे आपकी समीक्षाएं छपी हैं? सर मेरा सबसे पहले मैं जनसत्ता से जुड़ा था। हाँ बिल्कुल। जनसत्ता में पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपके बारे में। जनसत्ता में सर पहले मैं जब स्टूडेंट था तो एक लेटर टू एडिटर एक उसमें आया करता था। अच्छा। तो मैं लेटर जब 7, 8, 9, 10 में था, तो जब मैं विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, तो उसके अंदर में मैं लेटर टू एडिटर में कुछ लिखा करते थे। फिर उसके अंदर में एक चित्र दीर्घा बोल के एक कॉलम आता था कि वो लोग उसमें एक चित्र देते थे, वो चित्र के ऊपर में हम लोगों को कुछ लिख के देना पड़ता था। कुछ कहानी बनाओ या कहानी नहीं, 4 लाइन कविताओं की वो उससे मतलब उससे जुड़ी रहनी चाहिए। हाँ, उसका ठीक है, उसका वही आना चाहिए जो उसका सारांश आना चाहिए। और आपकी कविताओं में और उससे सब्जेक्ट से जुड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं कई बार दिया, एक बार मुझे फर्स्ट उसका अवार्ड मिला। क्या बात है। तो उस दिन से मेरे में लिखने का एक हौसला मेरे में जगा। उसके बाद में धीरे धीरे है ना उस पेपर से जुड़ा। उसके एडिटर साहब ने मुझे कहा कि है ना आप अच्छा लिखते हो तो कुछ हमारे लिए लिखिए। तो पहले मैं जेम स्टोन की समीक्षा लिखा करता था, राशि और रत्न आया करते थे। तो मेरे उसके अंदर में जितने भी जो 9 रत्न और 84 रत्न होते थे, पन्ना, हीरा, माणक, मूंगा, मोती, मैं उनकी विशेषताओं, उनकी है ना क्वालिटी, उनके सब्जेक्ट के ऊपर या फिर एस्ट्रोलॉजी में वो क्या काम आते हैं। अच्छा। जैसे हीरे को शुक्र के ऊपर पहना जाता है, ये पुखराज है वो गुरु के लिए पहनते हैं, माणिक्य है आपके ना ये रवि के लिए पहना जाता है, पन्ना है बुध के लिए पहना जाता है। तो मैं उनके ऊपर में सब्जेक्ट के ऊपर में मेरी वीकली है ना रिव्यू आते थे उसमें। बिल्कुल। उसके बाद मैंने जब एक बार क्या हुआ कि मुझे वहाँ के बड़े ज्वेलर का इंटरव्यू के लिए मुझे भेजा गया, तो मैं उनका इंटरव्यू लेके आया। तो हमारे एडिटर साहब बड़े खुश हुए, बोले कि तुम इसको और आगे बढ़ाओ। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक सबरंग मैगजीन आया करती थी, सबरंग, वो वीकली आती थी संडे को। और उसके कारण पेपर पे इतनी माइलेज बढ़ी थी, उसके अंदर में हमारा आर्टिकल आया करता था। सबरंग तो भास्कर का ना, भास्कर ये जनसत्ता का ये कम्प्लीमेंट्री एक बुक आया करता था। हाँ। उसके अंदर में आपकी कहानियाँ, कविताएं और सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ा करते थे। तो वहाँ से मेरा फिर साहित्य से जुड़ाव बढ़ता था। नहीं, हिंदी अखबार, हिंदी मैगजीन कलकत्ता में कितने छपते हैं? देखिए आपको शायद मालूम होगा, आपको जानकार है कि एक उदन नमार्तन पहला पेपर कलकत्ता से ही छपा। हाँ, छपा था, ठीक है। वो हिंदी पेपर था। हाँ। जबकि सोचिए बंगालियों के बीच में भी एक हिंदी पेपर का उदय हुआ, और वो पहला पेपर इंडिया में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था।
उसके बाद में एक दैनिक विश्वामित्र जो बहुत पुराना पेपर है। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद में एक सन्मार्ग जो भी चल अभी चल रहा है, रहा बिल्कुल। है, उसमें भी मेरे आर्टिकल आते हैं, कविताएं आती है। फिर मैं एक महानगर एक इवनिंग पेपर आता था, उसके अंदर में मैं ये सोशल इश्यूज के ऊपर में लिखा करता था। फिर एक छपते छपते मैगजीन है, उस पर भी मेरे आर्टिकल आते थे। फिर उसके बाद में मैं एक बार गंगानगर आया था आपके यहाँ राजस्थान में, तो उस समय मैं आर्टिकल लिखता था, तो उनके एडिटर साहब ने मुझे कहा कि हमारे लिए कुछ लिखो। एक पंजाब केसरी प्रताप केसरी आज भी चलता है, उसमें मेरे कुछ आर्टिकल आए थे प्रताप केसरी में। जी हाँ। उसके बाद में फिर मैं ना उसे जनसत्ता से जुड़ने के बाद राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इनमें से भी मेरे आर्टिकल छपा करते। तो आर्टिकल लिखे आपने, कविताएं लिखी और मॉडलिंग भी किया आपने। सर मॉडलिंग का क्या रहा? सर मैं जब कॉलेज में था तो एक हमारे कोई, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, अंजन श्रीवास्तव। जी हाँ, जी हाँ, टीवी में आते रहे वो श्रीवास्तव, और एक आपने कुलभूषण खरबंदा। हाँ, बहुत पॉपुलर। ये हमारे कलकत्ता में एक संगीत कला मंदिर एक संस्था है, उनसे ये जुड़े हुए थे। तो उनके एक मित्र थे सुरेश जी शर्मा, तो वो उनके मित्र थे। वो बॉम्बे नहीं गए, वो कलकत्ता में एक ना रंगकर्मी बोल के एक मतलब नेशनल थिएटर ग्रुप, ये बात करीबन 25 साल हो गए इस बात, 25 साल जब मैं कॉलेज में था, तो नेशनल थिएटर ग्रुप बोल के उनकी एक संस्था थी। तो एक दिन मेरे किसी फ्रेंड का फोन आया, बोले कि एक रंग बिरंगी बोल के प्ले वो नाटक चालू करना चाह रहे हैं, तो उसका ऑडिशन है, चलोगे क्या? अच्छा। तो मेरे में थोड़ा सा इस चीज़ का बड़ा कीड़ा था, तो मैं बोले चलो चलते हैं। तो वहाँ जा करके उन्होंने हमारा ऑडिशन लिया, तो उसके अंदर में एक फैमिली ड्रामा था, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1 महीना तक प्ले चलता रहा, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर नहीं बताया कि भाई तुमको क्या बनना है। उसमें एक तो विलेन था, एक एक्टर मतलब हीरो था, और एक ना पड़ोसी का कुछ वो अलग था। तो मैं बोला कि सर मेरे को करना है तो मैं हीरो का रोल करूँगा, नहीं तो नहीं। अच्छा। तो बोला वो अभी नहीं बताऊंगा, तुम्हारे 1 महीने की रिहर्सल में जिसको जो उचित लगेगा वो मैं रोल दूंगा। हाँ, ठीक है। तो एक मन में संशय था, हम लोग हर दिन जाया करते थे, शाम को 2 घंटे हमारे वहाँ प्ले का रिहर्सल होता था। तो उसके बाद में एक दिन जब वो अनाउंस किए, तो बोला विशन तुमको है ना, ये अमित का एक रोल है और ये हीरो का रोल तुमको करना। कौन सा नाटक था वो? रंग बिरंगी नाटक का नाम था। वो 96 और 7 में वो कलकत्ता के अंदर में उसका मंचन हुआ था। तभी से आपका वो ये यात्रा शुरू हो गई थी। उसके पहले मैं प्ले वगैरह देखा करता था। अच्छा। और उसके जब मैं जनसत्ता में जुड़ा था, तो उसके पहले मैं कुछ मॉडलिंग किया करता था। हाँ। तो एक मैंने एक शोरूम की एक ना, उस समय उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उन्होंने मेरे को कहा कि वो जनसत्ता में आए थे, बोले कि हम लोग कोई मॉडल नहीं मिल रहा है, तो मेरे को कहा कि आप उसमें मॉडलिंग करेंगे क्या? तो मैं वो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट था? वो एक उनके रेडीमेड एक धोती आई थी। अच्छा। रेडीमेड वो उस समय पहली बार लॉन्च किया था। परिवार बोल के कलकत्ता का बहुत बड़ा शोरूम है, वो उसके अंदर में ट्रेडिशनल ड्रेस मिलती है। जी हाँ। तो उन्होंने पहली बार लॉन्च की थी कि वो धोती उसको आप खाली पहन लो और आपको लगेगा आप धोती पहन रखे। जबकि धोती बांधना एक कला है। हाँ, बिल्कुल इसको बांध नहीं सकते, मेल तो जल्दी से नहीं बांध सकते। तो उन्होंने मुझे उसकी मुझे मॉडल बना के वहाँ पे उसने दिया था। वो मॉडल उसकी उन्होंने उसमें एक फेमिना बोल के एक मैगजीन आती है, अभी आती है। उस समय उससे फेमिना के अंदर में वो एड पब्लिश हुआ था। अच्छा। तो उसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई थी। उसके बाद में एक राजा रानी चाय बोल के एक आया था, उसके स्टार न्यूज के अंदर में भी उसकी आया करती थी। जी हाँ। तो उसमें मुझे ना उसमें मॉडल बनाया गया था। एक सिगरेट के एड में भी मैंने कैंपेनिंग की थी। आप सिगरेट पीते हैं? मैं कभी कभार पीता हूँ स्ट्रेस दूर करने के लिए, बट आई एम नॉट चैन स्मोकर, कभी कभार। तो मैंने उसके लिए ऐड किया। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स थे, उसके बाद मैंने उसमें ऐड किए। तो अभी भी कुछ मिलते हैं तो उसके अंदर में कर लेते हैं। तो कविता में मैंने कुछ कविताएं आपने पढ़ी भी हैं बात करने से पहले, तो उसमें जीवन की एक लय है कविता में। कविता में लय है, उसमें संवेदनाएं भी हैं, दुख भी है, सुख भी है, आंसू भी हैं, हंसी भी है, सब कुछ है मतलब। हाँ जी।
तो ये जो कविताएं हैं आपके अनुभव के आधार पर हैं या कोई कल्पना शक्ति है, सिर्फ कल्पना? देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे जीवन में जितने भी मैंने कविताएं 108 कविताएं लिखी हैं, उसके अंदर मेरे सारे कविताएं जो आपके जीवन से जुड़ी है। जी हाँ। जैसे पहली कविताएं मैंने समर्पित की माँ, तो उस माँ कविता को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक माँ अपने बच्चे को क्या देती है, उस कविता में मैंने ये दर्शाया है। जी हाँ। उसके बाद में मैंने ना, जैसे गृहिणी एक परिवार को कैसे संचालित करती है, सुबह से लेकर के शाम तक। अगर वो सर्विस में नहीं है तो उसका एक उससे ज्यादा बड़ा जॉब हो जाता है। गृहिणी अगर है, हाउस वाइफ जिसे हम कहते हैं, उसका जॉब, तो मैंने जो मेरी पत्नी या मेरी माँ को देख करके मैंने उस कविता का जन्म हुआ। उसके बाद मैंने एक प्रेयसी बोल के है, जिसको आपने क्या बोला करते हैं कि प्रेमिका कहते हैं, प्रेमिका जैसे कहा जाता है। तो एक जिंदगी में अगर आपकी प्रेमिका नहीं हो तो आप जिंदगी को है ना, मुझे नहीं लगता कि आप एक जिंदगी को जी सकेंगे या एक आप जिंदगी को समझ सकेंगे। तो मैंने उसके ऊपर फिर एक परिवार में भाई बहन का एक रोल होता है, मैंने उसके ऊपर भी लिखा। फिर उसके बाद में मैंने जब ये मोबाइल शुरू हुआ था तो मैंने एक कविता लिखी थी, संवेदना हुई लाचार मार्फत दूर संचार। तो जैसे जैसे जीवन में जो चीजें सामने आती गई सर, मैंने उसी को एक माध्यम कविताओं में आया। तो मेरी जितने भी कविताएं आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये कविताएं तो हाँ, ये चीज को हमने देखा है। जैसे बचपन पे मैंने कविताएं लिखी, तो ये बचपन में जब हम लोग 90s 80s में हमारा जैसे बचपन में गुजरा था, तो उस समय जब बत्तियां चली जाया करती तो छत पे ना जा करके खेला करते थे हम लोग, इंतजार करते जाए बत्ती जाए तो हम लोग खेले। फिर जब दूरदर्शन टीवी का आया उस समय हम लोगों को घरे में जाकर के हम लोग टीवी देखा करते थे। एकदम प्रेमचंद्र त्रिपाठी है कनाडा के, आपका बड़ा पॉपुलर नाम है वहाँ। तो उन्होंने किताब में आपकी बुक के बारे में कुछ लिखा है, एक बार लिखा था कि गुल्लक कविता जो है बड़ी शानदार कविता है। तो उसी कविता को देखकर उन्होंने आपको फोन भी किया था एक बार। हाँ, मेरी कविता प्रकाशित हुई थी सन्मार्ग में, तो उनका वो कलकत्ते के, देखिए हमारे प्रेमशंकर जी कलकत्ते के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और वो विष्णुकांत शास्त्री जी के ये शिष्य रहे हुए हैं। और जब वो कलकत्ता में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी आए थे, वो तो आप जानते हैं कितने बड़े साहित्यकार। बिल्कुल। तो उनको उन्होंने मंच संचालित भी किया था उस समय में। तो मैं जब साहित्यिक गतिविधियों से थोड़ा जुड़ना चालू हुआ तो मैंने देखा कि वो जब मंच में बोलना चालू करते हैं तो आपको लगेगा कि ये बोलते रहे त्रिपाठी जी। तो मैं उनको सुन करके बड़ा भाव विभोर हो जाया करता था। तब तक मेरा उनसे परिचय नहीं था। तो एक दिन मैंने उनको कहा कि सर, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप मेरी कविताओं को एक ना, आपको उसको परिचय में आपको उसको लिखना है, भूमिका जिसे आप कहते हैं। तो वो कह दिया ना, देखो मेरे पास तो समय का अभाव है। तो मैं कहा सर, अगर आप लिखेंगे तो ही मैं वो कविता का पुस्तक का जन्म होगा। तो उन्होंने मुझे मन रखने के लिए कह दिया हाँ चलो ठीक है। लेकिन जब मेरी गुल्लक कविता प्रकाशित हुई तब उनका एक बार सुबह 9 बजे फोन आया। तो मैं, किसका फोन है? बोले विशन, मैं प्रेमशंकर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आज तुम्हारी कविता पढ़ करके मुझे बड़ा आनंद आया, तो तुम क्या कह रहे थे, आकर के मिलना मुझे। तब उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुला करके, वही कुमार सभा पुस्तकालय है हमारे कलकत्ता में, उनका आज भारतवर्ष में बहुत मतलब योगदान है साहित्यिक क्षेत्र के अंदर में। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुला करके और मुझे हौसला दिया, बोला थोड़ा भी और लिखो। फिर जब उन्होंने मेरी कविताओं का उन्होंने जब परिचय लिखा हमारा, तो मुझे बड़ा खुशी का अनुभव। और तो कितने लोगों के इंटरव्यू लिए आपने जो सेलिब्रिटी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जगजीत साहब का इंटरव्यू लिया था जब मैं जनसत्ता में था। जी हाँ। तो मैंने जगजीत साहब को कवर किया था। उसके बाद में राकेश बेदी को, उसके बाद में ये आपके जो गजल गाया करते तलत अजीज साहब, उसके बाद में ये श्वेता तिवारी का भी लिया था। अभी कलकत्ता में एक थिएटर फेस्टिवल हुआ करता है, तो दिल्ली से एक रुदाली बोल के एक प्ले लाए थे, उसका भी मैंने ये इंटरव्यू लिया था, वो छपा था आपके उसमें। वर्तमान अभी एक पेपर है वर्तमान, वो बंगाली से हिंदी का, उसका समीक्षा किया था, उससे मैंने समीक्षा की थी। तो कई नाटकों की मैंने समीक्षा की जो मुझे अच्छे लगते थे, उसकी मैं नाटकों की समीक्षा की। तो नई किताब कौन सी आपकी आ रही है कोई? सर, अभी तो ये हमारी साथ जिंदगी के चल रही है, अब कुछ समय का अभाव होने के कारण, लेकिन मेरी जल्दी एक नई किताब
आएगी। इसको मैं सोच रखा हूँ, जो गुल्लक आपने कहा था, हाँ हाँ तो मैं उसी के ऊपर सोचता हूँ कि गुल्लक एहसासों का, जी हाँ जी। उसका मेरे जहन में है, उसका कुछ शीर्षक देना है। तो अगर देखें सरस्वती का आशीर्वाद वो हुआ। कविता की वो किताब है। कविता उसके अंदर में मैं सोच रहा हूँ कि है ना, रुबाइयाँ हो, शायरी हो, चार मतलब दोहे हो, चौपाई हो, रुबाइयाँ, शायरी के ऊपर में कुछ। तो ये तो आपने कहा कि आपके पास प्रेमचंद जी हो गए, कबीरदास जी हो गए, अपने अपने क्या कहते हैं गुलजार गुलजार जी हो गए, गालिब साहब। गालिब साहब हो गए, तो आपके प्रेरणा हो गए, राइटर हो गए। और परिवार में, फैमिली में कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, फैमिली में हमारे, सच कहूँ तो हमारे फैमिली के अंदर में कोई ऐसा लिखने वाले या ऐसा कोई है ना संगीत और ऐसा कोई नहीं थे। लेकिन हमारे पिताजी कहा करते थे कि हमारे एक पिताजी की बुआ जी थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और वो स्कूल के ना प्रिंसिपल भी थे। जी तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी कह सकते हैं, आनुवंशिकता के कारण कुछ ना कुछ गुण आ जाते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनको भी और सरस्वती को कि भाई आज उन्होंने इस लायक समझा कि कुछ लिख पढ़ लेते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो कविता को हम डिफाइन करना चाहेंगे एक लाइन में। हाँ जी। तो कविता है क्या? देखिए, कविता सर एक मन के भाव है। आप किसी चीज के ऊपर भी आप कविता वो एक लयबद्ध बांधना चाहते हो, तो एक तो तुकांत कविता होती है, एक अतुकांत होती है। तुकांत कविता क्या है कि दर्शकों को, पढ़ने वालों को, ना पाठकों को जोड़ती है। तो उससे क्या है कि आप कुछ कविताएं, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई है ना, जैसे बचपन के ऊपर कविता है कि बार बार आती है मुझे मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की मस्त खुशी में। तो एक लयबद्ध। तो ये सुभद्रा कुमारी जी चौहान की शायद कविता है, मुझे याद आ रहा है। और एक में बहुत बचपन में चौथी क्लास में थे, तो उच्च हिमालय पर्वत राज खड़ा पहन के हिम का ताज, आसमान से करता बात। तो ये जब लयबद्ध कविताएं रहती है तो वो आपको, पढ़ने वाले को जोड़ती है। और कविता ये है कि आपके भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कविता के अलावा भी लिखते हैं कुछ कहानी? कोई सर मैंने कुछ कहानी भी लिखी, कहानियां लिखी। मैंने ना एक बार मैंने कहा कि जो मेरे दिल में, मैंने एक ना बाल श्रम के ऊपर एक कविता लिखी। बाल श्रम के ऊपर। तो चाइल्ड लेबर को है ना किसी ने गुनाह बताया, तो मैंने उसका कुछ विरोध में लिखा था कि चाइल्ड लेबर गुनाह तो है, लेकिन उस गुनाह के करने का कारण भी तो है। मेरे इसके अंदर में भी आप देखिए, बच्चे का मजबूरी हो सकती है। हाँ, मजबूरी। तो मैंने इसमें बाल श्रम के ऊपर मेरी कविता, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बाल श्रम एक अपराध नहीं है, एक मजबूरी है। बिल्कुल। बाल श्रम करने वाला कोई अपराधी नहीं है, वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन उसको मजबूर किसने किया? तो मेरी एक कविता में आप पढ़ेंगे तो मैंने उसको डिफाइन किया है। और वैसे ही मैंने एक लघु कथा लिखी थी। अच्छा, वो बाल श्रम के ऊपर में ही, बाल श्रम पे थी। तो मैं जब कोई किसी को जब बोलता है कि भैया ये अपराध है, तो ये अपराध के पीछे कारण क्या है? जी, सामाजिक परिस्थितियां हैं या उसकी कुछ मजबूरी है, तभी आदमी अपराध करता है। जन्म से तो कोई अपराधी होता नहीं। बिल्कुल। तो यही मैंने अपने उसमें। ठीक है। तो आपका शहर कलकत्ता जो है, हाँ जी, वो कहते हैं कलाकारों का शहर है, आर्टिस्ट का शहर है, लेखकों का शहर है, रविंद्रनाथ टैगोर का शहर है, सत्येंद्र रे का शहर है, मारने का शहर है, सुशील कुमार का शहर है, सुभाष चंद्र का शहर है, उत्तम कुमार का शहर है। तो वो शहर में आपने कुछ गवाया भी है या कुछ पाया ही है बस? सर देखिए, गवाने को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सब कुछ पाया ही है उस शहर से मैं, क्योंकि मेरे बचपन से लेकर के अभी तक की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं। पहले जो शुरू में फिल्म जो इंडस्ट्री थी वहाँ स्थापित हुई थी, है ना? वहाँ के लोग, सारे लोग वहाँ के लोग जितने भी हैं वहाँ के हैं, और उसको भी वहाँ के लोगों को मिला, नौकरी वहाँ के लोगों को मिला। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि कलकत्ता इसमें इससे हट गया, बॉम्बे आ गया, दिल्ली आ गया, क्या हो गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बॉम्बे के अंदर में जैसे मराठी कल्चर है, वो भी कलकत्ता के बंगाली कल्चर से बहुत मिलता जुलता है। अगर आप देखेंगे, मराठियों का भी कल्चर है, बंगालियों का भी कल्चर है, लेकिन फाइनेंस का जो एक प्रॉब्लम आई थी इस इंडस्ट्री में, वो बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर में ज़्यादा उसमें सक्सेस मिला उनको। और बंगाल के अंदर में आर्ट आपको मिलेगा। सत्यजीत रे ने आप देखिए पाथिर पंचाली है, या उनकी है ना गोपी गायन बागा बजाए, इनके अंदर में आपको आर्ट मिलेगा। कलकत्ता की जो फिल्म के अंदर में आपको है ना नोबेल प्राइज मिल जाएगा, आपको है ना ऑस्कर अवार्ड मिलेगा, लेकिन आप कॉमर्शियल व्यू से वो लोग उस फिल्मों को नहीं देखा करते थे। बॉम्बे के अंदर में एक बॉम्बे महासागर है, तो वहाँ के अंदर में सभी फिल्मों को उन्होंने अपनाया, ये कारण हो सकता है। जी हाँ, ठीक है, ये हो सकता है, ये कारण। हाँ, तो चलो आज हम इतना बात खत्म करते हैं।
तो नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे पुस्तक और मेरे बारे में आपने पूछा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, ये थे विशन सिखवाल विष्णु जी, कलकत्ता के एक प्रसिद्ध कवि, नाटक समीक्षक, मॉडल और पत्रकार। तो अगले सप्ताह हम फिर किसी अन्य हस्ती के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।